मध्य प्रदेश में अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, यानी सभी 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में, यानी 29 में से 28 सीटें जो हैं एक बार फिर उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा इस बार फिर से गड़बड़ कर रहा है क्या मनोज जी? छिंदवाड़ा गड़बड़ नहीं हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये हो रहा है कि भाई 29 में से 28 जा रही है तो एक बार फिर बीजेपी छिंदवाड़ा में पैठ नहीं बना पा रही है। पैठ बना लेगी। छिंदवाड़ा में ये भी तो हो सकता है ना कि इलेक्शन के बाद छिंदवाड़ा कहीं और चला जाए। नहीं मुझे लग रहा है कि ये संगीत रागी जी को सब अंदर की बात पता होती है, ये बीजेपी बड़ा नाराज होने वाली है, ये सारे सीक्रेट पहले ही खोल देते हैं। बीजेपी के लोगों को या बीजेपी के समर्थकों को बीजेपी के अंदर की बात नहीं पता होती ऐसी चलिए मनोज जी की बात पूरी सुन लेते हैं। मनोज जी, छिंदवाड़ा एक ऐसा जगह है जो कमलनाथ के पूरी फैमिली वहां पे एस्टेब्लिश्ड है और उनको लेकर काफी वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए अभी हम उसको दे रहे हैं। और छिंदवाड़ा में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये बीजेपी के साथ एक बार में मनोज जी आऊंगी, एक बार वोट परसेंटेज की बात करना भी जरूरी है। और वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 62% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 32% वोट मिल रहा है, ये डबल का अंतर है। अन्य के खाते में 6% वोट जा रहा है। मनोज जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, क्या वजह है कि 18 साल के राज्य का शासन, एंटी इनकम्बेंसी, सारे फैक्टर्स है, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था एक दौर में, वहां पर कांग्रेस साफ हो गई है। शोभना जी, यही जगह था और यही जगह पर, इसी जगह पर मैं बैठा हुआ था, आप बोली थी जबकि मध्य प्रदेश में मनोज जी लग रहा कि मुझे आपके आंकड़े पे शक है। और मैंने उस दिन भी मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है। कुछ पत्रकारों को भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत कर नहीं आएगी, लेकिन मैं जब जमीन पे जाता था और लोगों से बातें करता था तो लोगों का शिवराज सिंह चौहान के प्रति कहीं से एंटी कंबेंसी नहीं दिखता था। दूसरी बात है कि उन्होंने लाडली इसीलिए हम शोभना जी से कहते हैं कि शक करना और सवाल करना आपकी शैली का हिस्सा है। लेकिन दूसरी बात भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही शाजिया अली में भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों का स्वागत है इस ओपिनियन पोल के अंदर। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे है इस चीज को लेकर। आप लोगों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा मुद्दा उठाया, यहां तक कि ईवीएम पर भी सवाल उठाए, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है ये एक बार फिर उसी नतीजे पर जाता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि वो 2019 के चुनाव में गया था। आप इतना खाली 32% वोट हमें क्यों दे रहे हैं? 16% दे दीजिए। ओपिनियन है, ओपिनियन आपका अपना है, हमारा ओपिनियन अपना है, हमारा जनता का ओपिनियन है। चलिए सुरेंद्र राजपूत को शेर सुना दीजिए आप इसी बात पर। शेर के साथ शुरुआत करते हैं आज की चर्चा आपके साथ। शोभना जी, बड़ा पुराना शेर है, हालांकि बार बार दोहरा चुका हूं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। कुछ दिन की बात और है, कहते हैं ना कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। कुछ दिन की बात तो और है, ओपिनियन आप करते रहिए, उसके बाद ओपिनियन आप भी बदलेंगे और पोल जो है इलेक्शन कमीशन भी बदलेगा। आपका ओपिनियन बदलेगा, इलेक्शन कमीशन का पोल बदलेगा, रात गुजरेगी और सुबह आएगी। मैं तो बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि ये जितने ओपिनियन पोल हैं आपके, ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लोग कर रहे हैं, इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। आप जनता के बीच में जो झूठ, छल, कपट और प्रपंच लेकर के जा रहे हैं, उसका जनता पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता आज की डेट में पर्सनालिटी बने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लड़वाना चाहती है, पूछना चाहती है। एक बार और मुद्दे उसके सामने हैं कि अब तो ये नहीं आपने नहीं अब छोटी सी बात मेरी पूरी तो हो जाने दीजिए। चलिए पूरी करिए और फिर मैं चाहती हूँ विंडो में मनोज जी भी आए और मैं और प्रणय भी आए और फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाए, क्योंकि आपने बहुत सफाई के साथ एक बहुत बड़ा आरोप में हमें भी घेर लिया है और मेट्राइज सर्वे जिन्होंने किया उनको भी घेर लिया। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, पहले सुरेंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए। आइए सुरेंद्र जी। हाँ, मैंने निश्चित तौर पर आपको घेरा है और जानबूझकर घेरा है। मैंने संस्थानों को घेरा है, इंडिविजुअल पत्रकारों को बिल्कुल नहीं घेरा, प्रस्तोताओं को कतई नहीं घेरा, शोभना जी को कतई नहीं घेरा। हां, संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से कोई जोशी जी आकर के पेनलाइज करते हैं या किस तरीके से करते हैं, उनको जरूर घेरा है और वो आगे भी घेरूंगा। मैं आपसे कहता हूं ना कि इस बार पर्सनालिटी का चुनाव नहीं है, इस बार मुद्दों का चुनाव है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बात की है,
चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पे जिस तरीके से आपने 25% की बेईमानी की, 36 वोटों में से 8 वोटों की आपने डकैती डाल ली, अगर आप इस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी वाले करना चाहते हैं तो 400 क्या 500 जीत जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत, लेकिन इस देश में जनता जनार्दन है। हाँ, ये शाजिया इल्मी, जितने आरोप आपके ऊपर इस समय सुरेंद्र राजपूत लगा रहे हैं, उन्होंने एक शेरो शायरी भी शानदार सी पढ़ दी। अगर कोई जवाब आप शेरो शायरी में देना चाहें तो स्वागत है आपका, और नहीं तो शब्दों में आप दें जवाब। नहीं, शाजिया जी तो शेरो शायरी देंगे, बड़े तो सच न रहे भाई, सच राजपूत जी, सच घटे या बड़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये कहानी है जो देख रहे हैं हम लोग, और यही पोल सर्वे बता रहा है, यही ओपिनियन पोल है। अभी भी तो आपसे कहा गया है, सुरेंद्र भाई ने अभी भी क्या कहा है कि आपको झूठा कहा है ना, आप देखिए धीरे धीरे, थोड़ी देर में ये ईवीएम को झूठा कहेंगे, उसके बाद ईसी को झूठा कहेंगे, फिर सारे के सारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनको झूठा कहेंगे, और बहुत जल्दी ही मैं बता दूं आपको, ये देश की जनता को भी झूठा कहेंगे। तो अब क्या करें, क्योंकि सच घटे या बड़े सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहाई नहीं, और इस झूठ का क्योंकि आपने साथ लिया था लगातार, इस वजह से आपकी ये हालत हो गई है। झूठा कौन है ये तो थोड़े दिन में चुनाव में जनता साबित कर देगी, और जनता का जो निर्णय होता है वही सबसे बड़ा निर्णय होता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए सीरीज और मेट्राइज की सर्वे में जो हमने सवाल पूछा था, शाजिया मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन जो सवाल हमने पूछा था मध्य प्रदेश में मोहन यादव को लेकर, उनके मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बीजेपी को क्या फायदा हुआ है, तो देखिए उसमें 16% लोगों ने कहा है कि इससे उनको फायदा हुआ है, और वहीं 22% लोगों का कहना था कि कुछ फायदा हो सकता है, वहीं 34% लोगों के मुताबिक न फायदा होगा न उससे कोई नुकसान हुआ है, वहीं 7% लोगों ने कहा है कि बीजेपी को इससे नुकसान हुआ, और 21% लोगों ने कहा कि वो पता नहीं। शाजिया इल्मी, अब मैं आपके पास आऊंगी। जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया तो ओबीसी वोट की बात की गई, और कहा गया कि भाई ओबीसी की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, अगर उसके मुख्यमंत्री उसको बनाया जाता है तो बीजेपी को बहुत फायदा होगा। हालांकि सीटों के रूप में आपको फायदा दिख भी रहा है, लेकिन ये जो अगर पर्टिकुलर सवाल की हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डायलेमा दिख रहा है, आप क्या कहेंगी? देखिए, जब विश्लेषक इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरी पारंपरिक तरीके से, तो वो उसी तरह से जो जातिवाद को जिस तरह से लेकर जो अरिथमेटिक होती थी, गणित होता था, उसी तरह से देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है राजनीति इतनी बदली है कि विश्लेषकों को भी अपने देखने के तरीकों को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बात सिर्फ एक ओबीसी सीएम की नहीं है, या फिर एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, या फिर ओबीसीज को कितनी संख्या हमारी कैबिनेट ने दी है, या कितने ओबीसी मेंबरान हैं हमारे पार्लियामेंट में, पर देखना पड़ेगा कि किस नियत से काम हुआ है, कैसे सेवा और सुशासन है जो पूरी तरह से राज कर रहा है। और इस बार पहली बार लोग सोच रहे हैं आप सेवा और सुशासन कह रहे हैं और विपक्ष ईडी और सीबीआई कह रहा है। शाजिया इल्मी, आप सेवा और सुशासन की बात कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई सब आपके हाथ में है। बिल्कुल, तो वही तो है, तो वही तो हम कह रहे हैं, जो जितना भ्रष्टाचार करेगा उसको उसी से डर लगेगा, जो जितना काम करेगा उससे, यही तो फर्क है ना। साधु और मध्य प्रदेश में जहां पर दिसंबर 2023 के अंदर चुनाव हुए थे, राजस्थान में भी उसके साथ ही चुनाव हुए थे, राजस्थान के आंकड़ों का भी रुख कर लेते हैं। मैं लौटूंगा शाजिया आपके पास में, लेकिन